जय हिंद फ्रेंड्स। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मैंने सुना है कि कुछ लोग लड़कियों को पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। हम सबके घर में स्त्रियां हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पढ़िए इनका इतिहास, शिवाजी। ये सब हरकतें मत करिए। ये जो भिखमंगई वाली हरकतें हैं ना, ये सब हरकतें मत करिए। किसी लड़की ने हल्का सा नोटिस दे दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। गुटखा गैंग वाला बिहेव मत करिए। एक शाही जो रवैया है, जो भारतीयता है, भारतीयपन है, वह आपके चरित्र में दिखाई पड़नी चाहिए। कोई स्त्री आपको मैसेज कर रही है, आप देवता हैं। आप उसको कर रहे हैं, आप राक्षस हैं। इस चीज से ऊपर आइए। नहा वहा के बैठना है, नहीं नहीं कि जमाई लिए जा रहे हैं अंदर ही। टेलीग्राम ग्रुप है, आप सबको लिंक भेज दिया जाएगा। आप सब उसे ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप को। जीएस का एडवांस कोर्स करना पड़ेगा। प्रियंका लेट स्टार्ट नहीं हुआ, टेक्निकल कनेक्शंस होती हैं, उनको करना पड़ता है। टीम भी बेचारी परेशान हो जाती है सुबह सुबह आपके चक्कर में। मतलब हमारे चक्कर में टीम को भी सुबह आना पड़ रहा है। जिस देश में लोग इतना मैसेज काहे करते हो? ध्यान और योग का सेशन होगा, टेंशन काहे ले रहे हो? योग वोग कराया जाएगा बकायदा, ऐसे ऐसे करके हो, हाथ वाथ उठा के सब सब होगा। योग और ध्यान का सेशन सब कुछ होगा। आशा करता हूं आप सबको सुबह सुबह का उत्साह, उमंग। डायरी आप लेकर बैठे ही होंगे। अरे कह रहे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एनसीईआरटी इनफ है? हैं? सिर्फ नमक खा के पेट भर लोगे? दाल चावल रोटी सब्जी। एनसीईआरटी एक बहुत प्यारी चीज है जो आपको योग और ध्यान। बेटा कैमरे का काम चल रहा है, आचार्य जी कराएंगे। आप स्वामी करमवीर जी आप लोग का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे और हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ मिलेगी। नहीं, बंद कर दो बेटा, नहीं चलता रहेगा, मेरा ध्यान जाता रहेगा। वाह, 1707 1707 1707
औरंगजेब की मृत्यु। सत्रह सौ सात औरंगजेब की मृत्यु। एकता और स्थिरता हिल गई, प्रशासन दुरुस्त, फौज ताकतवर और मुल्क में इज्जत। ये सब हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। एकता और स्थिरता को झटका, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी को झटका, लेकिन फिर भी एकता और स्थिरता को झटका हिल गई, लेकिन फिर भी प्रशासन मजबूत, स्ट्रांग, प्रशासन व्यवस्थित, आर्मी स्ट्रांग, मुगल वंश की देश में इज्जत, डायनेस्टी की देश में इज्जत। 1707। और इस परिस्थिति में बहादुर शाह वन मुगल राजा बन रहा है। अब उसके सामने दो चुनौतियां हैं। पिछली बार मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, वो आपको अपने जीवन में भी लगाना है। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीतियां जो है वो प्राथमिकताओं पर निर्भर करनी चाहिए। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब प्राथमिकता क्या है? विद्रोह। जो विद्रोह का माहौल है पूरे देश के विभिन्न भागों में, और वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे निपटना है। तो अब इस आदमी ने क्या किया? हिंदू सरदार राजपूतों के प्रति मोर टॉलरेंट, अधिक सहिष्णु, पूर्ण सहिष्णु नहीं, पॉलिसियां याद होंगी। राजपूतों के प्रति अधिक सहिष्णु, मोर टॉलरेंट। मराठा, हाफ हार्टेड कंसिलिएशन, हाफ हार्टेड, ऊपरी तौर पर मेल मिलाप, हाफ हार्टेड कंसिलिएशन। सिख, पीसफुल एग्रीमेंट बट रेजिस्टेंस, शांतिपूर्ण समझौता गुरु गोविंद सिंह के साथ। उनको मनसब भी दिया, उनसे शांति समझौता भी किया, लेकिन बंदा बहादुर से रेजिस्टेंस जारी। जाट और बुंदेला, जाट और बुंदेला से शांतिपूर्ण समझौता। मोर टॉलरेंट, हाफ हार्टेड, सिखों से रेजिस्टेंस जारी। यानी इस समस्या का वो पूर्ण रूपेण समाधान नहीं कर पाया। वित्तीय संकट को उसने और बढ़ा दिया। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, ये वित्तीय फाइनेंशियल बैंकरप्सी में बदल गई। इसकी एक टाइटल थी, शाहे बेखबर, फाइनेंशियल बैंकरप्सी, वित्तीय दिवालियापन। वित्तीय दिवालियापन। अब देखो, अब ये बैकग्राउंड है। बहादुर शाह इस परिस्थिति में मर गया। मोर टॉलरेंट, अधिक सहिष्णु। राजपूतों से कोई अस्थायी समझौता नहीं हो पाया। मराठा, वैसे ही गृह युद्ध चल रहा मराठों में, दक्षिण की राजनीति में अस्थिरता मौजूद है। सिख, विद्रोह जारी है। जाट और बुंदेला पीसफुल है। लेकिन एक सबसे बड़ी घटना जो घटी
वो है वित्तीय दिवालियापन, फाइनेंशियल बैंकरप्सी। अब ये परिस्थिति है, किसी भी शासक को जब तुम पढ़ रहे हो उसका बैकग्राउंड अपने सामने रखो, तो उसके बैकग्राउंड से तुम उसकी जो नीतियां हैं, क्रियाएं हैं, उसको जोड़ने में तुम्हें बड़ी मदद मिलेगी। यह है बैकग्राउंड। विद्रोह का पूरी तरह समाधान नहीं निकल पाया और देश वित्तीय दिवालियेपन का शिकार हो गया, फाइनेंशियल बैंकरप्सी का शिकार हो गया। अब इस परिस्थिति में एक नया शासक आ रहा है, और मैंने कहा चूंकि राज्य वित्तीय दिवालियेपन, फाइनेंशियल बैंकरप्सी का शिकार, तो अब राजा को जो मदद करेगा, गद्दी पे बिठाएगा, पैसा देगा, वो राजा को डिक्टेट भी करेगा, वो राजा को दिशा निर्देश भी देगा। और यहीं पर मुगल राजनीति में एक नए तत्व का उदय होता है, किंग मेकर। तो अगला रूलर है जहांदार शाह, और उसका किंग मेकर है जुल्फिकार खान। विद्रोहों का अस्थायी समाधान नहीं और वित्तीय दिवालियापन, इस परिस्थिति में यह व्यक्ति गद्दी पर बैठ रहा है। अब पिछली बार मैंने आपसे कहा क्लास में कि किंगमेकर कभी भी, जो किंगमेकर होगा वो कभी किसी मजबूत आदमी को किंग नहीं बनाएगा। किंगमेकर को ही उठा के पलट दिया तो मेडिवल इंडिया में हम पढ़ेंगे कि जब 40वां किंगमेकर बनती है तो एक बहुत ही कमजोर लाइन राजाओं की गुजर रही है, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद। जैसे घर के मामलों में कोई बाहरी दखलंदाजी बढ़ जाए तो घर कमजोर होने लगता है, ऐसे राज्य के मामले में राजा के साथ साथ किसी और की दखलंदाजी बढ़ जाएगी तो राज्य कमजोर होने लगेगा। अब जहांगीर शाह कमजोर और पतित, कमजोर और पतित, सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी, ये सारे एनसीईआरटी की लाइन है। सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी। इसीलिए तो एक वर्ड बनाया गया, प्रोटोकॉल। जहांगीर शाह कमजोर और पतित, सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी। राजा है, मुगल राजा, मुगल, इनकी पूरी देश पे हुकूमत है। अब जिले का कलेक्टर तौलिया बांध के पूरे शहर में घूमे, इमेजिन करो, सिर्फ आंख बंद करके इमेजिन करो कि जिले का कलेक्टर तौलिया बांध के बाजार में घूमे और तौला बजाने वाले जो हैं उनके हाथ से शराब पी ले। राजा का एक ऑरा है, जैसे भगवान का एक ऑरा है, पद का एक ऑरा है, व्यक्तित्व का एक ऑरा है। जैसे आपके मन में अगर विवेकानंद का नाम आ रहा है तो एक ऑरे के साथ आ रहा है, आपके मन में अगर डॉक्टर अंबेडकर का नाम आ रहा है तो एक ऑरे के साथ आ रहा है। आप देखो नाम के साथ कैसे ऑरा जुड़ा होता है। कुछ आपके मन में नाम आएंगे जिनके आते ही आपको हंसी आ जाएगी।
सर जॉनी लीवर साहब हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, बहुत। बॉलीवुड में एक आदमी है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वह है जॉनी लीवर साहब। मैं देखता हूं कि उनके व्यक्तित्व में ही हंसी है, मतलब वो बंदा सिर्फ आगे खड़ा हो जाता है तो लोग हंसने लगते हैं, और एक्टिंग का तो कोई जवाब नहीं। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। तो जिस मुगल वंश का इतना बड़ा औरा है, उसका राजा लेकिन इसके आड़ में जो आदमी सत्ता का केंद्र था वो था जुल्फिकार खान। इस आदमी ने फाइनेंस किया, इस आदमी ने जहांगीर शाह को गद्दी पर बिठाया। अब जो विद्रोह, अब फिर वही दोनों चीजें हैं, विद्रोह और फाइनेंस, विद्रोह और वित्त। इस आदमी को एहसास था, जुल्फिकार खान को, कि भारत एक विभिन्नतावादी मुल्क है और इस मुल्क को बिना सबके सहयोग के नहीं चलाया जा सकता। तो विद्रोह के लेवल पे इसने क्या किया, विद्रोह से निपटने के लिए इसने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा। राजनीतिक समन्वय स्थापित करने के प्रयास में इसने औरंगजेब की जो कुछ नीतियां थी, जिसने उठापटक मचा रखी थी राज्य में, समाज में, उसको खत्म कर दिया। सबसे पहला काम इसने किया, जजिया को खत्म कर दिया। भारत एक विभिन्नतावादी मुल्क है, यहां कोई भी शासक अगर कट्टरपंथी होने की कोशिश करेगा वो नहीं चलेगा, तो चलेगा ही नहीं। अशोक सबको मिलाकर ले चलने की कोशिश, किसके द्वारा, धम्म की नीति के द्वारा। आज भारत में तनाव है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनके बीच तनाव है। अशोक के समय बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, इनके बीच तनाव था, वो बौद्ध धम्म की नीति लेकर आया। अशोक को समझ है कि विभिन्नतावादी भारत को एकता के सूत्र में बांधना ही पड़ेगा। अकबर तौहीद इलाही, जिसको दीन इलाही भी कहा गया, उसका सहारा लिया। जुल्फिकार खान को भी यह बात समझ में आई कि किसी एक के सहारे पर शासन नहीं चलाया जा सकता। उसने जजिया खत्म कर दिया। भारत जब भी चलेगा, जब भी, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सबका योगदान है। तो उसने पहला काम किया, जजिया खत्म कर दिया। दूसरा काम इसने किया, अब जजिया खत्म कर दिया तो ज्यादातर जो विद्रोही हैं वो नॉन मुस्लिम है, मराठा, सिख, जाट, बुंदेला। उससे वंश के प्रति एक अच्छा मैसेज किया। इस नीति का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये ऐसे नहीं आई, इस नीति का बहुत इंपॉर्टेंस। ज्यादातर विद्रोही कौन है, नॉन मुस्लिम, सिर्फ हिंदू नहीं है, नॉन मुस्लिम है। मराठा नॉन मुस्लिम, सिख नॉन मुस्लिम, राजपूत नॉन मुस्लिम, जाट और बुंदेला नॉन मुस्लिम। ये सब आप भी बनाते हुए चलिए, किसी नीति का कनेक्शन देखिए। जजिया खत्म कर दिया।
एक अच्छा मैसेज गया कि राजा उदारवादी है, राजा समझदार है, राजा हम सबको अपना मान रहा है। खानवा का युद्ध, पहले पानीपत के युद्ध के बाद अफगान सैनिकों ने युद्ध से मना कर दिया कि हम वापस जा रहे हैं, अब नहीं लड़ेंगे। उनको पता था राजपूतों के बारे में, और राजपूतों का इतिहास एक गौरवमयी इतिहास है। राजस्थान, वहां के मरुस्थल से तप कर पैदा हुए लोग युद्ध को खेल मानते हैं। सबको परेशान किया, इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को, अलाउद्दीन खिलजी को, शेरशाह सूरी को, सबको। भूगोल का व्यक्ति के चरित्र पर बड़ा असर पड़ता है। अफगानियों ने कहा वापस जा रहे हैं। अरे बाबर ने कहा इसे कैसे जा रहे हैं यार, एक युद्ध और, फिर जन्नत, जन्नत हमारी। सिपाहियों ने कहा जन्नत जाना चाहते हो तुम अकेले जाओ, हम वापस घर जा रहे हैं। बाबर गया अपने गुरु के पास, उबैदुल्लाह हरार के पास, कि यार साहब ये तो वापस जा रहे हैं, ये तो कह रहा अब नहीं लड़ेंगे। तो उसके गुरु ने कहा कि देखो मैं तुमको एक फॉर्मूला बताता हूं, तुम लगा लो। कहा भैया फॉर्मूला और बोला ना बताओ, सीधे सीधे बताओ करना क्या है। बोला नहीं, फॉर्मूला जान लो कि तुम राजा हो और तुम्हारे सिपाही मुसलमान हैं। उसने कहा मैं भी मुसलमान हूं। कहा राजा का कोई धर्म नहीं होता, राजा की कोई जाति नहीं होती, राजा का कोई क्षेत्र नहीं होता, ये सब राजा के गुण है, एसेंशियल फीचर्स। आज बाहर देखो समाज में क्या हालत है। अब तुम्हें लगता हो, अब तुम अगर भारत के समाज को बाहर देखो, देखो कैसे लड़ रहे लोग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुसलमान। अब तुम्हें फील होगा कि महमूद गजनी ने इस देश को कैसे लूटा। अब तुम्हें फील होगा कि तैमूर ने इस देश को कैसे लूटा। नादिर शाह, आज उस पर चर्चा करेंगे, नादिर शाह पर कैसे लड़ रहे देखो, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, बाकी कोई किसी का भला नहीं चाहता। जो व्यक्ति भला चाहेगा वो नफरत नहीं फैलाएगा, वो शिक्षा फैलाएगा, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह। जो व्यक्ति भला चाहेगा ना, भला, वो नफरत कभी नहीं फैलाएगा। हमसे क्या मतलब, पड़ोसी से तुम पढ़ो यार। लेकिन 2024 का चुनाव है, an election is the breeding ground of casteism and communalism in India। चुनाव जो है ना, वो जननी है किसकी, जातिवाद की और संप्रदायवाद की। जजिया हटाया, एक सद्भाव का माहौल पैदा किया उसने, क्योंकि ज्यादातर विद्रोही कौन थे, नॉन मुस्लिम थे। फिर उसने क्या किया, राजपूत, अब दो प्रमुख घराने, आमेर और जोधपुर, मारवाड़, यहां का राजा जयसिंह, यहां के राजा अजीत सिंह, उपाधि दी इनको किस चीज की, सवाई जयसिंह, सवा शेर, सवाई जयसिंह। सिर्फ उपाधि नहीं दी, मालवा की सूबेदारी भी दी। सिर्फ आई लव यू ही नहीं कहा, हीरे की अंगूठी भी पहनाया। शब्द जब संपत्ति से मिल जाते हैं तो भाव और मजबूत हो जाता है।
अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को दिन में 4 बार आई लव यू कह रहे हो और कहते ही जा रहे हो डेली, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि तुमको मारे भी। ये देखो, सिर्फ शब्द का सहारा नहीं लिया, संपत्ति, मालवा की सूबेदारी, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी। जुल्फिकार खान, एक पॉजिटिव माहौल बनाया देश में और फिर राजपूतों से सुदृढ़ संबंध, सम्मान भी दिया, संपत्ति भी दी। मराठा, मराठा, अब रस्सी जल जाती है लेकिन बल ऐठन तो वैसे ही बनी रहती और बनी भी रहनी चाहिए। अब इसका दाऊद खान पन्नी ने एक समझौता किया था मराठों के साथ कि भैया आप वसूलो चौथ और सरदेशमुखी, आप इसकी वसूली करो सरदेशमुखी की। और मैंने पिछली क्लास में भी कहा कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है उसको तुरंत इनबॉक्स बनाओ। अगर चौथ और सरदेशमुखी अभी भी समझ में नहीं आया, इसको इनबॉक्स करके यहां क्वेश्चन मार्क लगाओ। बड़ा प्यारा निशान है, चाबी की तरह है, जो दिमाग पे लगा दे तो दिमाग खुल जाए। तो दाऊद खान पन्नी ने एक समझौता किया था दक्षिण में, दक्कन में, कि चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट कौन करेगा, जमा कौन करेगा, मुगल अधिकारी। इसको कलेक्ट करेंगे मुगल अधिकारी और कलेक्ट करके किसको देंगे, मराठों को। इसका कलेक्शन करेगा मुगल अधिकारी कि भैया कम से कम ऊपर से तो इज्जत बनी रहने दो कि हम ही लोग बॉस हैं। तो 14 सरदेशमुखी की जो कलेक्शन है वो करेंगे मुगल अधिकारी और कलेक्शन करने के बाद वो देंगे मराठों को। सिख, जाट और बुंदेला के साथ मेल मिलाप की नीति। कंसिलिएशन और सिखों के साथ संघर्ष जारी, सिखों के साथ संघर्ष जारी। यह रही विद्रोह की स्थिति। राजपूतों के साथ सुदृढ़ संबंध, मराठों के साथ उचित संबंध, उचित, अभी स्थायी संबंध नहीं हुआ क्योंकि अभी भी मुगलों ने वो जो शिवाजी का सपना था मराठा स्वराज, उसकी अनुमति नहीं दी। चौथा सरदेशमुखी दे दिया लेकिन इनडायरेक्टली। जैसे 1892 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट है उसमें इलेक्शन है इनडायरेक्ट। तो सुदृढ़ संबंध, उचित संबंध, अच्छे संबंध और तनाव जारी। वित्त के संबंध में, फाइनेंस के संबंध में अब स्टेट दिवालियापन का शिकार हो चुका है, तुरंत पैसा चाहिए। स्टेट क्या हो चुका है, बैंकरप्ट। तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत। और तुरंत पैसा कौन देगा, महाजन, ठेकेदार। तो इसने कृषि में एक कुप्रथा शुरू कर दी, बड़ी खतरनाक सी कुप्रथा, इजारेदारी। लगान की वसूली कौन करेगा, ठेकेदार करेंगे। टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। ठेकेदार, थानेदार, लंबरदार, इनसे भगवान बचाए।
स्टेट बैंकरप्ट है, तत्काल पैसा चाहिए। अब वो जो टोडरमल की व्यवस्था है किसानों से, उससे काम नहीं चलेगा, तो अब लगान की वसूली ठेकेदार करेंगे। ठेकेदारों को एक निश्चित आय बता दी, भैया हमको इतना पैसा चाहिए। अब ठेकेदारों से कह दिया गया कि भैया हमको हर महीने तुमसे 100 रुपया चाहिए। अब ठेकेदारों ने क्या किया, उन्हें तो राज्य को सिर्फ 100 रुपया देना है, उन्होंने किसानों से कलेक्ट किया 2000 रुपया। ठेकेदारों ने किसानों से कलेक्ट किया 2000 रुपया। इससे क्या हुआ, इससे राज्य को पैसा तो मिलने लगा, लेकिन कृषक का उत्पीड़न बढ़ गया। ये डेवलपमेंट हो गई। पैसा तो आने लगा राज्य के पास, लेकिन कृषक का उत्पीड़न बढ़ गया। सप्रेशन ऑफ फार्मर्स। जब आप कभी कभी फंसे होते हो और इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, यह इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने का दुष्परिणाम, शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हो, जल्दी भागने की कोशिश करते हो। जितने लोग तैयारी करते हैं आईएएस की, उसमें 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जल्दी में है। आईएएस की तैयारी 2 साल की तैयारी है, 1 साल की सिर्फ कोचिंग है। कल मैं इंटरव्यू सेशन ले रहा था, उसमें एक लड़का पाटन का आया, विपुल भाई, 22 साल का लड़का। मैंने कब तैयारी शुरू की है? कहा सर 18 साल से। 18 साल की उम्र से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। भगवान करे उसका इस बार सिलेक्शन हो जाए। विपुल भाई पाटन से, नाम लिख लेना, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए उसका। 22 साल का। उसने कहा सर 18 साल से तैयारी शुरू कर दिया था। ये तैयारी 1 साल की नहीं है। 1 साल, एक तो ह्यूमैनिटीज इस देश में कोई पढ़ता नहीं, और ऊपर इस तरह से तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। एनसीईआरटी को कितनी मजाक में लोग पढ़ते हैं, कभी इस तरह पढ़े सीरियसली? कितना गहरा खजाना दबा हुआ है एनसीईआरटी में, और अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है, अभी मुझे 13 चैप्टर कंप्लीट करने दो। तो एक संकट को मिटाने के प्रयास में दूसरे संकट को जन्म दे दिया। कृषक उत्पीड़न, सप्रेशन ऑफ फार्मर्स। अब स्टेट इज इन क्राइसिस। राज्य संकट में है। विद्रोहों का पूर्णतः समाधान अभी नहीं हुआ। सिखों के साथ मामला चल ही रहा है, मराठों के साथ पूर्णतः समझौता नहीं हो पाया। अब देखो परिस्थिति, तो अभी भी जो विद्रोह की स्थिति है उसका पूर्ण समाधान नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो पाया। परिस्थिति देखो तुम, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो पाया। ठीक है, थोड़ा बहुत मामला संभाल लिया गया है, लेकिन विद्रोह की स्थिति का पूरा सॉल्यूशन नहीं हो पाया। प्लस एक नया संकट, वित्त संभालने के चक्कर में इजारेदारी, कृषक उत्पीड़न। और इस परिस्थिति में ये देखो बैकग्राउंड, इस परिस्थिति में ये जो राजा है, किंग, ये अपने वजीर के प्रति ही साजिश कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। देखो
तो घर का मुखिया अस्पताल में, और परिवार वाले कह रहे कि यार सब बैनामा करवा लेते, सब मकानवा ट्रांसफर करा लेते। देखो स्थिति, राज्य संकट में है और राजा पतित है ना, कमजोर है, अपने ही वजीर के प्रति साजिश कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं एक बात पर, देखो बड़े घर में पैदा होने से भी कुछ भी नहीं होता। देखो राजक घर में पैदा हुए जहांदर शाह, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा के साथ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो वो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इस देश की शिक्षा पॉलिसी क्यों फेल कर गई? उसने सिर्फ एक तो शिक्षा का पॉलिसी गलत, रटाना रटाना रटाना, दिमाग को तोता बना देना। इसलिए तोता शब्द निगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि तोता हो गया, क्योंकि तोता चाहे जितनी कुरान की आयत पढ़ ले और चाहे जितना संस्कृत का श्लोक पढ़ ले, बुद्ध नहीं हो सकता। तो इस देश में शिक्षा के नाम पे हुआ तोताइजेशन। यहां चतुर्लिंगम जैसी कम्युनिटी पैदा हो गई कि ये हमारा वीसी, इसने बलात्कार पे बलात्कार किया है। वो दुबे कहता है ना चपरासी कि मैं आपको इन शब्दों के मतलब, कहता शब्द नहीं जानना दुबे जी, जानना ही नहीं, समझना ही नहीं। सहस्त्र वीरू सहस्त्र बुद्धि, जिसके दिमाग में हजारों बुद्धि जैसी क्षमताएं हो। नाम देखो कैरेक्टर का 3 इडियट में, वीरू सहस्त्र बुद्धि। तो भीम में सहस्त्र हाथियों, हजारों हाथियों जैसा बल था, ऐसे वीरू सहस्त्र बुद्धि में हजारों विद्वानों का दिमाग था। लेकिन कंपटीशन किससे कर रहा है? अपने स्टूडेंट से। इस बुद्धि का क्या करोगे? क्या नाम, उस मूवी को देखो, बड़ी प्यारी मूवी। अपने स्टूडेंट को नीचे दिखाना चाहता है, अपने स्टूडेंट को हराना चाहता है। कोई माँ बाप, कोई शिक्षक अपने स्टूडेंट को हराना चाहेगा? और आमिर खान का नाम क्या? रणछोड़ दास कृष्ण, जिसकी समझ की क्षमता बहुत हाई है। क्या डायलॉग मारता है वो कि बेटा काबिलियत पैदा करो, काबिलियत, तरक्की तुम्हारे पीछे भागेगी। वीरू सहस्त्र बुद्धि मत बनो और ना चतुर्लिंगम बनो। राजा है जहांदर शाह, तबला बजाने वाले, नाचने वाले, उनसे कह रहे खैनी बना लो थोड़ा हम भी खा ले। तौलिया पहन के दरबार में आ जा रहे हैं। जो शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण ना करे, जो शिक्षा समझ का निर्माण ना करे, वो शिक्षा रोबोट भी नहीं बना सकती। रोबोट मूवी देखे हो ना, कितनी काबिल आदमी है, काबिल मशीन है। और 1713 में इसी चीज का फायदा उठाते हुए, राजा और वजीर की लड़ाई का फायदा उठाते हुए, फारूक सियार इसका भतीजा, इसने हरा दिया। जहांदर शाह और जुल्फिकार खान का अंत, और इन दोनों के पश्चात एक नया आदमी गद्दी पर बैठा, फारूक सियार।
शिक्षा और व्यक्तित्व। तुम देखोगे ना जितने भी राजा महाराजा हैं, देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कहते हैं सुबह 3 बजे उठते हैं। सुबह उठने का एक अपना महत्व है, शांति। हर धर्म में सुबह पूजा करने की बात कही गई, ध्यान करने की बात कही गई, साधना करने की बात कही गई। तो औरंगजेब से जो धारा चली, औरंगजेब के बाद जो कहानी हुई, तो बहादुर शाह किसी स्थायी समाधान तक नहीं पहुंच सका और मर गया। जहांगीर शाह के समय संकट बरकरार। अब ये दिमाग में रखो कि जहांगीर के समय संकट बरकरार, और उसी बरकरार संकट के सामने एक नया शासक फारूक सियार। अब इस फारूक सियार को सत्ता में कौन लाया? सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। अब्दुल्ला खान को इसने बनाया वजीर और हुसैन अली को बनाया मीर बख्शी। इन दो भाइयों का बड़ा नाम है, टेटर मुगल के इतिहास में इन दोनों भाइयों का बड़ा नाम है। फारूक सियार को सत्ता में लाए सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खान और मीर बख्शी, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। अब फारूक सियार पर नजर डालें कि ये साहब का क्या हाल है। फारूक सियार कायर, क्रूर, कायर और क्रूर। कायर, क्रूर, अविश्वासी, और बेईमान। राजा बेईमान नहीं होता। राजा बेईमान नहीं होता। तो फिर होता क्या है? राजा कूटनीतिज्ञ होता है। उसे पता है जनता से पैसा नहीं लेंगे तो राज्य चलाएंगे कैसे। शासन का जो मूलभूत सिद्धांत है वो शोषण है, लेकिन प्यार से। बेईमान एक अलग शब्द है। कायर है, ये किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। देखो फिर व्यक्तित्व देखो, क्रूर है। राजा को कठोर होना चाहिए। अविश्वासी, भरोसा ही नहीं किसी पे, और बेईमान। लेकिन सत्ता का सारा केंद्र किसके हाथ में? सैयद बंधुओं के हाथ में, सैयद ब्रदर्स। और सैयद ब्रदर्स को पता है कि संकट बरकरार। कौन सा संकट? फाइनेंस संकट बरकरार। और इन दोनों भाइयों ने बड़े अच्छे कदम लेने शुरू किए। पहला, जनता का दिल जीतने की कोशिश की, जजिया फिर से खत्म किया। बड़े सारे भाई हमारा बड़ा कंफ्यूज हो गए, जजिया तो पहले भी खत्म हो चुका है। राजशाही में और संसदीय प्रणाली में एक फर्क है। यहां गवर्नमेंट स्थायी है, भारत सरकार स्थायी है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं।
इसलिए भारत सरकार के नाम पे जो डिसीजन हो गया वो अगले प्रधानमंत्री को भी सम्मान करना है। समझिएगा इस बात को। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। संसदीय प्रणाली, आधुनिक जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, उसमें संसदीय प्रणाली जो है वो भारत सरकार की प्रतिनिधि है। जैसे तुम करेंसी देखो, 500 रुपए का नोट, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, किसका सिग्नेचर है? आरबीआई के गवर्नर का। वित्त मंत्री का नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री 5 साल के बाद बदल जाएगा। लेकिन मोनार्की में राजा संप्रभु है। एक राजा ने कोई डिसीजन लिया, अगला राजा आया, उसने कहा बदल दो, ये नहीं चलेगा। इसलिए जो राजा बनता था उसे फिर अपने नीतियों की घोषणा करनी पड़ती थी। जजिया का अंत कर दिया। सिर्फ जजिया का अंत नहीं किया, पिलग्रिम टैक्स, सिर्फ जजिया का अंत नहीं किया, पिलग्रिम, तीर्थ यात्रा कर, बहुत सारे स्थानों पे पिलग्रिम टैक्स, इसको भी खत्म कर दिया। रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। धर्म अगर लड़ाई का मुद्दा बन जाए तो समझ लो सॉफ्टवेयर खत्म है। इतनी महान चीज है धर्म। अभी आऊंगा चैप्टर नंबर 5 रिलीजियस रिफॉर्म्स, तब वहां चर्चा करूंगा धर्म के बारे में। अभी इसी आधुनिक इतिहास में विवेकानंद पढ़ाऊंगा आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ाऊंगा, राजा राम मोहन रॉय पढ़ाऊंगा। धर्म मनुष्य को भगवान बनाने की कीमिया है, जाहिल बनाने की नहीं। इतनी बड़ी चीज है धर्म। और जो औसत बुद्धि है, और बड़ी सारी एयरलाइंस ऑपरेट करती है, इंडिगो करती है, विस्तारा करती है, एयर इंडिया करती है, तुम किसी में बैठ के जाओ जिसमें तुम्हारी इच्छा हो। ऐसे कई सारे धर्म हैं, कई सारे रास्ते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे उसको फॉलो करो और जो समझ में आए। देखो सुबह उठे हो, कितनी अंदर से खुशी हो रही होगी। जो भी व्यक्ति सूरज उठने के बाद उगता है वो अपने आधे दिन को खत्म कर देता है। अब 5 बजे उठ रहे हो, 7 बजे तक एक राउंड मार दिया तुमने पॉजिटिव थॉट का, पढ़ाई का, योग का, ध्यान का, यहां से तुम्हारा दिन शुरू हो रहा है। और निराश किस बात पे हो? निराशा किस बात की है? ये हार जाएंगे? हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये हार शब्द, ये बेइज्जती शब्द, इन शब्दों को शाही वर्ग ने इजाद किया है हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को डराने के लिए। किसी को डरा ले जाओगे तब वो काम नहीं करेगा। ये बात याद रखना, कुछ शब्द ऐसे हैं, हारना, बेइज्जती, ये ऐसे शब्द हैं जिनको बड़बोलापन, खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो, कोई बात नहीं, करोगे तभी तो दिमाग में रोटेट करेंगी। ये शब्द शाही वर्ग ने इजाद किया है। राहुल जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, इतने लीडरशिप इतने दिन से कर रहे हैं, अपनी पार्टी को नहीं सत्ता में ला पा रहे हैं, मरे थोड़ी जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नित्य नए प्रयास कर रहे हैं।
कभी कभी खुद ही को कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं संसद में कि हाँ मैं पप्पू हूं। ये सारे शब्द इजाद किए शाही वर्ग ने, हमको तुमको रेस से बाहर रखने के लिए, डिप्रेस करने के लिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, कोई हार वार नहीं होती। जीवन में सिर्फ एक आज का दिन, आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी छोटी सी बनाओ, बहुत बड़े बड़े मन का काम है बड़ा बनाकर उसको कर ही ना पाना। योग शुरू किए पहले दिन 3 घंटे कपालभाति कर दिए, किडनी पलट गई, आईसीयू में भर्ती कि ओझा सर कहे थे कपालभाति करने से दिमाग बहुत बढ़ता है। शुरुआत धीरे करो, लेकिन मन कहता बड़ा। और तुम सुबह उठते हो तो मन क्या कहता है, यार 13 घंटा पढ़ेंगे, और पढ़ता है 2 घंटा, वो भी रो गा के, चाय वाय बना के कि बहुत मन बोझिल है। वो गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठा है 14 घंटा, वहां बोर नहीं होता। वहां तो मनाता है कि भगवान रात ना होती तो बड़ा मजा आता। तुम अपने, ये मन तुम्हारा तुमको बेवकूफ बनाता, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। मन तुम्हारा 24 घंटे तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जो मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है प्रतिपल, इसको देख लेना ही ध्यान है। जिन चीजों में तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में क्यों सोचते हो। भगवान कृष्ण को पता था कि मम्मी पापा जेल में बंद है, हम अभी ना छुड़ा पाएंगे, तो नाच रहे थे गोकुल में। आपको कहा बहुत बदतमीज लड़का है यार, अम्मा पापा बंद है, नाचा था। स्थिति प्रज्ञ अपने समय में जी रहे हैं। जो अपने इस समय का इस्तेमाल कर लेता है ना, प्रेजेंट का, बस वही महान बनता है। और जब दिसंबर की भयंकर ठंडक शुरू होगी तब 4 बजे पढ़ा जाएगा, 4 से 6। एक बढ़िया माहौल पैदा किया देश में। ये देखो, जजिया हटा दिया, विभिन्नतावादी मुल्क है भारत, बहुत सारे क्षेत्रों में पिलग्रिम टैक्स हटा दिया, एक अच्छा माहौल पैदा किया। सबका साथ सबका विकास के कॉन्सेप्ट पर बल दिया। फिर वही राजपूत, मराठा, सिख, जाट और बुंदेला, राजपूत, इनको महत्वपूर्ण पद दिए। अजीत सिंह और जय सिंह को महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट पोस्ट। किसको? अजीत सिंह और जय सिंह को महत्वपूर्ण पदों पर रखा है। सबसे क्रांतिकारी जो समझौता किया
सैयद ब्रदर्स ने वो मराठों के साथ किया। स्टार बनाइए, 1719 की संधि, ट्रीटी ऑफ 1719, इसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या किया? मराठों को उनका स्वराज दे दिया, मराठा स्वराज। वो जो शिवाजी का सपना था उसकी पूर्ति हो गई, मराठा स्वराज। दक्कन के 6 प्रोविंसों की चौथ और सरदेशमुखी, दक्कन के 6 प्रोविंसों को 6 प्रोविंस के चौथ एंड सरदेशमुखी। ये बहुत बड़ा समझौता था। इसके बदले में मराठा 15,000 मराठा सैनिक दिल्ली में सैयद ब्रदर का सहयोग करेंगे। शिवाजी का सपना पूरा हुआ। मुगल शासन ने मराठा स्वराज्य की अनुमति दे दी। स्थायी समझौता। सिख विद्रोह चलता रहा। बंदा बहादुर का दमन हुआ 1716 में, और पंजाब अस्थिरता का शिकार। जाट और बुंदेला मेल मिलाप की नहीं थी। तो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया, सद्भाव का माहौल क्रिएट किया। साइकोलॉजिकल स्तर पर यह दिखाया कि नहीं, हम सब एक हैं। राजपूतों को संतुष्ट किया, मराठों को तो वरदान दे दिया, तोहफा। यह बहुत बड़ी घटना है फारूक सियार के काल की। शिवाजी के सपने की पूर्ति, मराठा स्वराज का मुगल शासन द्वारा एक्सेप्टेंस, बंदा बहादुर का दमन और पंजाब अस्थिरता का शिकार। और जाट और बुंदेला के साथ मेल मिलाप की नहीं थी। और इस प्रकार सैयद बंधुओं ने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत किया। लेकिन बट दरबार षड्यंत्र का अड्डा, कोर्ट, conspiracies was the permanent feature of the court. दरबार षड्यंत्र का अड्डा, अधिकारी फ्रॉड का सहारा लेकर धन का सैयद बंधुओं ने स्थिति को संभाला। चौतरफा स्थिति को संभाला विद्रोह के स्तर पर। लेकिन कोर्ट कॉन्स्पिरेसी का अड्डा, फ्रॉड स्पेशल फीचर ऑफ द ऑफिसर्स। राजा कायर है, क्रूर है, अविश्वासी है, बेईमान है। ठेकेदार कर वसूली कर रहे हैं। और पैसा कमाने की इतनी होड़ है इस देश में। पैसा कमाना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। पैसा कमाना बहुत अच्छा है,
लेकिन किसी भी तरह से पैसा कमाना, बस पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति विकट, विकट। कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं मिली, आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह। ये देखो, राजपूत संतुष्ट, मराठा मस्त, सिख बंदा बहादुर का दमन, उत्तर पश्चिम अस्थिर, जाट और बुंदेलों से दोस्ती। विद्रोह के पैमाने पर चीजें संभल रही हैं, लेकिन दरबार षड्यंत्र का अड्डा। और जिसके घर में मां बाप बुआ चाचा मामा सब बैठ कर दिन भर खुराफात कर रहे हो, जिस आदमी का पतन होना होता है उसके साथ दो चीजें बहुत होती हैं। एक तो उसे नींद बहुत आती है और दूसरा वो कलह बहुत करता है। पतन की ये दो निशानियां हैं, एक तो कलह और दूसरा नींद। दरबार षड्यंत्र का अड्डा, अधिकारी गबन करने वाले, राज्य कमजोर हो रहा है, हो गया है ना, कोई नजर रखने वाला नहीं। वित्तीय स्थिति विकट, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, आंतरिक विद्रोह। और इस परिस्थिति में फर्रुखसियार और सैयद बंधुओं के बीच टकराव। फारूखसियार तुम पूरा लिखना, FSSB मत लिखना। फारूखसियार और सैयद बंधुओं के बीच में टकराव। राजा मुक्त होना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है कि हम निर्णय लेंगे। पैजामा तो पहन नहीं पा रहे, निर्णय कैसे लोगे? एक कमजोर व्यक्तित्व को बहुत आराम से भड़काया जा सकता है। कमजोर व्यक्तित्व है, भड़का रहे हैं, तुम्हारे वजीर इतना बढ़िया काम कर रहा है, मीर बख्शी इतना बढ़िया काम कर रहा है, सपोर्ट करो, उसके साथ बैठो। पर जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक बड़ा प्यारा शब्द है। लोग अपनी इंफॉर्मेशन का विस्तार कर रहे हैं, विवेक का विस्तार करो, विवेक। इसलिए हिंदुओं ने शिव जी की एक फोटो बनाई, उसमें तीसरी आंख बनाई, बहुत प्यारी तस्वीर है वो। यहां से देखना शुरू करो, यहां से देखते हो तो तुम्हें लगता है कि धन में बहुत ताकत है, लेकिन वो धनी आदमी स्वामी अड़गड़ानंद जी के आश्रम में 95 साल का वृद्ध संत बरचर के आश्रम में एक से एक धनी, एक से एक मठाधीश, एक से एक राजनेता हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हैं, और उस व्यक्ति की मर्जी है वो मिले या ना मिले। यहां से देखना और यहां से देखना, दोनों में फर्क है।
भाई तुम्हारे अधिकारी बढ़िया काम कर रहे हैं, चीजों को स्टेबल कर रहे हैं, उनकी मदद करो। तुम दूसरे के भड़काने में आ रहे हो, और कमजोर व्यक्ति हमेशा भड़काने में। तुम्हारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, किसी ने कहते हो सोशियोलॉजी सिलेक्शन नहीं होता, ये गुड्डू भैया 6 अटेम्प्ट दिए, लो तुम नाच नाच के घूम रहे हो। सिलेक्शन विषयों का नहीं होता, सिलेक्शन प्रतिस्पर्धी का होता है। कमजोर व्यक्ति तो तुरंत अस्थिर हो जाता है, तुरंत। इसीलिए तो मैं बार बार ध्यान करने की बात कहता हूं कि ताकतवर मन, कभी ट्राई करके जाके देखो, बाजार में कोई आदमी लेवाइस की पैंट खरीद रहा, जाके उसके बगल खड़े हो जाओ, कहते उसका रंग उतर जाता है। ठीक नहीं है, नहीं लेगा। 99% आदमी नहीं खरीदेगा कि अच्छा भैया। मैं बार बार कहता हूं, एलमंड सोप लगा रहे हैं, एलमंड क्रीम लगा रहे हैं, एलमंड तेल लगा रहे हैं, एलमंड क्रीम लगा रहे हैं, नाचोगे कि शादी है तुम्हारी डेली, और दिमाग खाली पड़ा है, चिल्ला रहा है कि भैया। स्टूडेंट हो, प्रतिस्पर्धी हो, और माँ बाप का पैर छू लेना क्लास खत्म होने के बाद, 4 बजे मत उठाना कि चले गए पैर छूने। कभी कभी अति प्रेम भी खतरनाक हो जाता है। जब माँ बाप उठे तभी उनका पैर छूना, और छूना जरूर। और तुम्हारे साथ नहीं रहते तो उनको फोन करो, और देखो 1 महीने में तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना बदलाव आता है। आशीर्वाद का खेल देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया है, इतना बड़ा किया, ये फारूक सियार और सैयद ब्रदर के बीच टकराव, परिस्थितियां देखो। और इसी टकराव का एक खतरनाक परिणाम 1719 में सैयद बंधुओं ने फारूक सियार की हत्या कर दी, राजा को ही उड़ा दिया। फारूक सियार कौन है? रतिशंकर शुक्ला। गुड्डू पंडित और बबलू पंडित जब जान रहे हो कि दोनों खतरनाक हैं, इमीडिएट डिसीजन, और वो गुड्डू पंडित तो डिस्टर्ब है, और तुम उसको मां की गाली दे रहे हो अपने घर में बुला के। तुम कितने बदतमीज आदमी हो। वो सब ठोक दिए उठा के। 1719 में मुगल राजा की हत्या, राजवंश के स्टेटस का पतन, कि इनके अधिकारियों ने साहब राजा को ही मार डाला। कितनी बड़ी घटना है। अभी तक क्या चल रहा था? विद्रोह की स्थिति थी, वित्तीय संकट था, एक नई घटना घट गई, राजा की स्थिति का पतन, कि अब गुड्डू मार देश। – 1719 में फारूक सियार की हत्या। अब इस हत्या से 2 बातें हुई। एक, जनता जो है उसके मन में आक्रोश पैदा हुआ। सैयद बंधुओं को नमक हराम कहा गया, और सामंत जो थे, नोबल्स, वो सस्पिशियस हो गए, संदेह वाले हो गए, यार ये तो खतरनाक है। तो जनता आक्रोशित और सामंत संदेह में, नोबल संदेह में। जनता आक्रोशित। जनता को क्या पता होता है? तो जो बात तुम फैला दो जनता जान लेती है। जनता को थोड़ी पता था कि राजा बदतमीज है।
उसको तो बताया, देखो जेकर खाइन भैया वही पतरिन छेद कर दीन। जनता आक्रोशित और नोबल संदेह, सामंत सशंकित हो गए। जनता आक्रोशित और सामंत संदेह में। और इस परिस्थिति का फायदा उठाया सामंत संदेह में। किसके प्रति? सैयद बंधुओं के प्रति। और इस परिस्थिति में जब जनता आक्रोशित और सामंत संदेह, इस परिस्थिति में जो विरोधी गुट था, सैयद बंधु का विरोधी गुट, उसको बड़ा फायदा मिला। इस परिस्थिति का फायदा किसको मिला? विरोधियों को। विरोधी गुट को बहुत फायदा मिला, बहुत फायदा। फारूक सियार की जो हत्या हुई, उससे विरोधी गुट, कौन है विरोधी गुट में? निजामुल मुल्क, और उसका चाचा अमीन खान, ये है विरोधी गुट। और गुटबाजी तो हर जगह है, घर में है, परिवार में है, ऑफिस में है। और गुटबाजी का अपना एक मजा है। इस दुनिया में 95% लोगों को अपना समय काटना है, समय का इस्तेमाल नहीं करना। समय का इस्तेमाल कौन करेगा? जो जिंदा है, जो ध्यानी है, वो समय का इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं कहता हूं 3 जगह जाओ, या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ, ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ। किसी का निषेध मत करो जीवन में। कुछ लोगों की आदत है, एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं। अति किसी भी चीज की खराब है। बैलेंस रहो। कभी पार्क में भी चले आओ, कभी मूवी भी देख लो, कभी मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो। समय, जो सामान्य दिमाग है, ना तो वो पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं और ना समय का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब पैसा नहीं है तो समय का सदुपयोग करो, समय तुम्हें पैसा दिलाएगा। ये देखो, ये हत्या जो रही, ये बहुत खतरनाक साबित हुई सैयद बंधुओं के लिए। जनता आक्रोशित, जनता ने कहा ये तो नमक हराम है। और सामंत संदेह में कि यार जो आदमी ने राजा को उड़ा दिया, वो हमको उड़ाने में कितना टाइम लगेगा। यही तो हुआ गुड्डू पंडित, बबलू पंडित के साथ। दादाजी क्या कहते हैं खंडानंद से कि सपोले हैं, इन पर नजर डालो। एक तो तुम मार दिया रतिशंकर शुक्ला को, और जब यहां आए हो तो अपनी गलती मानने के बजाय तुम भड़क रहे हो कि तुम फिर वही लीपापोती कर रहे हो। बबलू पंडित समझदार है, कहता है भैया गलती हो गई। विरोधी गुट को बहुत ताकत मिली फारूक सियार की हत्या से। विरोधी गुट कट्टरपंथी भी थे,
कट्टरपंथी मतलब जिसकी बुद्धि उसके घुटने में है। यह होता है कट्टरपंथी का मतलब, कि जिसकी बुद्धि बाने का भूल गया यहां लगाना, नीचे लगा दिया। बुद्ध, कबीर, दादू, नानक, रैदास, हमारा रिलीजन ऐसा भैया, हमारे रिलीजन में ऐसा होता है। तुम्हारा रिलीजन तो बहुत अच्छा है, तुम ही जाहिल हो। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे जीने का ढंग, ये सब प्रमाणित करता है कि तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा धर्म कैसा है। सिर्फ कहने से अच्छा होता है? कट्टरपंथियों का एक गुट इनसे बहुत नाराज था कि यार हिंदुओं को छूट दे रहे हो तुम। तो कट्टरपंथियों का गुट पहले से ही नाराज था, और उसके साथ साथ जनता आक्रोशित हो गई, सामंत संदेह में आ गए। बस विरोधी और मजबूत होते चले गए, और जब विरोधी और मजबूत होते चले गए, हुसैन अली को धोखे से मार दिया। मीर बख्शी जो था, जिसके हाथ में सेना की कमांड थी, मीर बख्शी, उसको धोखे से मार दिया। और जब आपने कमांडर को मार दिया तो अब्दुल्ला खान को मारने में कितना टाइम लगेगा? और फारूक सियार के मरने के बाद दो और राजा इन्होंने बैठाए, छोटे छोटे बच्चे, और 6 रोग से मर गए। और 1719 में 20 तक पहुंचते पहुंचते सैयद बंधु खत्म। अब दिल्ली की गद्दी पर एक आदमी बैठा, मोहम्मद शाह, 1720 में, जिसकी उपाधि है रंगीला। जीवन में उपाधियों का बड़ा महत्व है। उपाधि मतलब समाज आपको किस नजर से देख रहा है, आपके कर्म क्या है। तो गांव में देखो कभी कभी नाम रख देते हैं लोगों का, डमरू, कि मैं जहां 4 लोग देखते हो वहीं बजना शुरू हो जाते हो। अब घंटा जो शब्द है वो बड़ा प्यारा है, मंदिर में भी है, स्कूल में भी है। (1720 से 1748) मोहम्मद शाह रंगीला। अभी लास्ट में सबका पीडीएफ बना देंगे पूरा एकदम, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियार, सबके विकास क्रम बना देंगे ऐसे, और सबको तुम जोड़ लेना, पिक्चर क्लियर। पढ़ रहे हो और यहां पिक्चर नहीं बन रही है तो पढ़ाई बेकार है। और पढ़ाई का काम है समझदारी का विकास, पढ़ाई का काम ज्ञान, इंफॉर्मेशन का विकास नहीं। एक बार बीरबल का उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया। आराम से पढ़ो, टेंशन मत लो, यार कहानी सुना रहे हैं। और मेरी क्लास में सिर्फ भारतीय बैठेंगे, इंडिया फॉर इंडियंस। यार ये देश तुम्हारे हाथ में है, युवाओं के हाथ में। देखो क्या चल रहा है, देखो बाहर क्या चल रहा है। ये औसत दर्जे के लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, सब, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, सब।
किसी का नाम लेने का मतलब यह हुआ कि आप उसके विरोधी हैं, बाकी होंगे आप समर्थक हैं। किसी का नाम लिया ही नहीं है, सब। जहां सब नंगे हैं वहां क्या किसी का नाम लेना, सब। बीरबल, तो बीरबल और अकबर पत्नी वाला किस्सा बाद में सुना देंगे। तो अकबर और बीरबल खेत में टहल रहे थे, तंबाकू का खेत था, और तंबाकू के पत्ते हरे हरे होते, इतना बड़ा पेड़ होता है और हरे हरे पत्ते होते, और तंबाकू के खेत में गधा टहल रहा था। अब वो घास तो खा रहा था, घास भी हरी होती है, लेकिन तंबाकू नहीं खा रहा था। अकबर को तंबाकू पसंद नहीं था और बीरबल तंबाकू खाते थे। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि देखो बीरबल, गधे भी तंबाकू नहीं खाते। बोले सरकार, इसीलिए तो गधे हैं। सोचो, जो आदमी बादशाह से मजाक कर दिया देता रहा हो, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह, उससे मजाक कर दिए। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा कि बीरबल यार, मैंने सपना देखा कि मैं शहद के नाले में गिरा हूं और तुम मैले के नाले में गिरे हो। बीरबल ने कहा सरकार, सपना मैंने भी देखा है कि आप मुझे चाट रहे हैं और मैं आपको चाट रहा हूं। इसका विकास करना है। ये जो किताब ले लेके नाच रहे हो चारों तरफ, तोता मत बनो, जागो, अपना उत्थान करो, राष्ट्र का करो, समाज का करो, पहले अपना करो। तुम्हारे उत्थान से ही अगला उत्थान जुड़ा हुआ है। पहले अपना करो, साधना करो, तपस्या करो। आप में से बहुत सारे लोग, भाई हमारे, बहनें हमारी, बेटियां हमारी, उनको लगता होगा मुझे कौन पढ़ाएगा यार, मुझे कौन बताएगा। हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। अभी प्रीलिम्स का बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, मेंस का बताएंगे, 2-3 चैप्टर खत्म होने दो, अभी डायग्राम बना बना के बताएंगे, पढ़ो, हमसे सीखो और अपना विकास करो। ₹501 में 2 घंटा समय दे रहा हूं। चाय पीना बंद कर दो, ₹5 की चाय है, ₹150 वहीं बच गया। चाय पियो, अदरक डाल लो, शहद डाल लो, गुड़ डाल लो, शहद नहीं मिलती है गुड़ डाल लो, गुड़। काली मिर्च डाल लो, तुलसी की पत्ती डाल लो, सब डाल के बढ़िया चाय बनाओ, फर्स्ट क्लास। ये मोहम्मद शाह रंगीला 1720 से 1748। अब ये आदमी जब गद्दी पर बैठा तो मुगल तोपखाना जो है, आर्टिलरी, वो अभी भी मजबूत है। मुगल तोपखाना अभी भी मजबूत है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन अभी कोलैप्स नहीं हुआ है। मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है। मुगल तोपखाना अभी भी मजबूत है, प्रशासन अभी कोलैप्स नहीं हुआ है। मराठा दक्कन में ही है, अभी भी दक्कन में। और राजपूत
लॉयल। यह है परिस्थिति जब यह गद्दी पर बैठा। तोपखाना अभी भी मजबूत है, प्रशासन कोलैप्स नहीं हुआ है, मराठा अभी भी दक्कन में, और राजपूत लॉयल है। देखो कैसे एनसीईआरटी पॉजिटिव चीजों को निकाल रही है। ये नहीं कह रहे कि मिट्टी का भैया सब खत्म होएगा, नहीं। राजे कुमार डारिन भैया, अब इस परिस्थिति में मुगल राजवंश को क्या चाहिए? एक युग पुरुष चाहिए। इस परिस्थिति में मुगल राजवंश को क्या चाहिए? एक युग पुरुष। पर एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि मुगल मोहम्मद शाह युग पुरुष नहीं था, दिमाग से कमजोर, ओछा। ओछा ओछा मतलब जानते हो? कि अपने दरबारी की चिकोटी काट ली। राजा है, आईजी जो है अपने ड्राइवर को चिकोटी काट ले। तुम सोच के देखो इस बात को सिर्फ। ओछा, 5 रुपया देके सड़क पे पड़ा, उस पैर रख के खड़े हो गए। ओछा, नौकरानी पोछा लगा रही, उसको आंख मार दिए। राजा है। देखो एनसीईआरटी किन शब्दों का प्रयोग कर रही है, वो शब्द सोचने लायक है। तुम तो ऐसे कलम लेके अंडरलाइन किए जा रहे हो। एनसीईआरटी चिल्ला रही कि भैया चुप, पढ़े जा रहे। ओछा, पढ़ना एक आनंद है अगर तुम सोच रहे हो तो। दिमागी रूप से कमजोर, ओछा। अय्याश, अय्याश मतलब जिसका अपने इंद्रियों पे नियंत्रण ही नहीं है। चिकन मिला, 3.5 किलो चिकन है खाएंगे। अरे आराम से खा लो भैया। जब तक पेट से लेके मुंह तक विद्रोह नहीं कर दिया कि अब ना ले पाएंगे अंदर। देखो 3 शब्दों का इस्तेमाल किया एनसीईआरटी ने उसके लिए। एनसीईआरटी कहती है कि मुगल राजवंश को अब एक युग पुरुष चाहिए, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला क्या है? दिमागी रूप से कमजोर। दिमागी, राज सिंहासन से खड़ा होकर पीटी कर रहा है ऐसे ऐसे। अबे राजा हो तुम। देखो मुन्ना त्रिपाठी और अखंडानंद त्रिपाठी में क्या फर्क है? मुन्ना त्रिपाठी अपने 6 लोग साथ बैठ के तुम गांजा पी रहे हो। अखंडानंद को देखा पूरी फिल्म में कहीं किसी के साथ कुछ बैठे करते हुए? आइडियल राजा है वो। मुन्ना त्रिपाठी, मोहम्मद शाह रंगीला। हमें लड़की नहीं तैयार है तुमसे प्यार करने के लिए, जबरदस्ती करोगे? स्वीटी, ये लव भी अजीब चीज है, जबरदस्ती है। मैं खुद ही अपनी जीप पे लिखाए हैं किंग ऑफ मिर्जापुर। राजा लोग तुम्हें कहें। देखो लोग गाड़ी गाड़ी पे स्टिकर लगाए हैं। सब मानसिक दिवालियेपन का शिकार हैं। युग पुरुष चाहिए, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला दिमागी रूप से कमजोर। दिमाग से कमजोर। देखो एनसीईआरटी की शब्द चयन करने का तरीका। ओछा, नौकरानी पोछा लगा रही, उसको आंख मार दी। और अय्याश,
अय्याश, मुन्ना त्रिपाठी जा रहे हैं कोठे पे, गुड़िया से कह रहे हैं भाई लड़की बुलाओ, कह रही नहीं है, कह रहे बुलाओ। कल क्या कह रहा है बुढ़िया से, वो कह रहा बुलाओ नहीं तो तुम ही को पटकेंगे। ऐसे बात करोगे तुम किसी से? इतना तुम्हारे ऊपर जुनून सवार है, इतने पागल हो तुम। ये मुन्ना त्रिपाठी का डिस्क्रिप्शन है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, ये मुन्ना त्रिपाठी हैं। बस मिर्जापुर की गद्दी दे दो, मिर्जापुर की गद्दी दे दो। खुद को तो चला ही नहीं पा रहे हो, नौकरानी पकड़ ले रहे हो। जीवन में हर चीज का एक आदर्श होना चाहिए। शेर क्यों, शेर शब्द है वो भी जानवर, लेकिन कितना गरिमा से यूज होता है शेर। कुत्ता, कुछ खिला दो उसको, टमाटर खिला दो, प्याज खिला दो, आलू खिला दो, अंडा खिला दो, मुर्गा खिला दो, मैला खिला दो, वो भी खा लेगा, तभी तो कुत्ता है। शेर, उसका एक स्टैंडर्ड है, पैरामीटर। मरा हुआ जानवर नहीं खाएगा वो, तभी तो शेर गरिमा का सूचक है। शिकार करेंगे, मारेंगे, दौड़ाएंगे तुमको। है दोनों जानवर, लेकिन जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, वो तुम्हें गरिमा दिलाता है। करते दोनों वही काम है। मुगल राजवंश को क्या चाहिए था? युग पुरुष। और मुगल राजवंश को कौन मिल गया? मुन्ना त्रिपाठी। अब एक तो ये क्वालिटी, उसके साथ शासन पर कोई ध्यान नहीं। एक तो ये क्वालिटियां, उसके साथ शासन पर कोई ध्यान नहीं। षड्यंत्र में शामिल, षड्यंत्र में शामिल। अब जोड़ना, इन दोनों चीजों को जोड़ना। एक तो ये क्वालिटी, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। शासन पे ध्यान नहीं, षड्यंत्र में शामिल। और सुनो, और सबसे मजेदार, जो दरबारी घूस लेते थे उसमें हिस्सा मांगता था कि भैया 5 रुपया हमको भी दे दो। तुम सोचकर, आंख बंद करके एक बार सोच के देखो, अकबर, मुगल बादशाह, उसके खानदान के लोग अपने चपरासी से 5 रुपया मांग रहे हैं, दरबारियों से ब्राइब में हिस्सा। अब कहां बचा भैया? अब दोनों को मिला लो, इन दोनों को मिला के एक पिक्चर बनाओ इसकी तुम। और इस परिस्थिति में, ये बैकग्राउंड है, और इस परिस्थिति में नादिर शाह का हमला, सेवनटीन 39, साम्राज्य फूट का शिकार, द्वेष का शिकार, विरोध का शिकार निश्चित ही नहीं हो पाया। फौज को लेकर, सेनापति को लेकर निश्चित ही नहीं हो पाया। पढ़ो एनसीईआरटी। ये राजा की स्थिति है, और राज्य की तुम्हें पता ही है, राज्य और राजा दोनों संकट में।
और नादिर शाह, सोने की चिड़िया भारत असहाय बिलखता हुआ। भैया हमको महमूद ने लूटा भैया, भैया हमको तैमूर लेम ने लूटा भैया। अबे तुम लूटे नहीं जाओगे, लड़ रहे हो आपस में, तुमको शर्म नहीं आ रही है? हम ये हैं, हम वो हैं, हम परशुराम हैं, हम अंबेडकर हैं। एक तो किताब नहीं पढ़े होगे कायदे से। अंबेडकर बनना आसान है? देख लो भारत की स्थिति। ऐसी परिस्थिति में कोई और आके लूट लेगा। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी लिखती है सेना पे समझौता नहीं हो पाया, सेनापति में समझौता नहीं हो पाया। साम्राज्य किसका शिकार? द्वेष का, विरोध का, फूट का। राज्य की स्थिति खराब, राजा लंपट, दरबार द्वेष का शिकार, द्वेष का, कि हम कहे जाई तू जाओ, विरोध का शिकार, गुटबाजी का शिकार। ये देखो, ये डायग्राम बनाओ। राज्य की स्थिति खराब, राजा लंपट, और दरबारी द्वेष, विरोध, गुटबाजी। ये देखो, ये इसे बनाओ ना ट्रायंगल ऐसे। राज्य, राजा और दरबार, सबकी स्थितियां नोट कर लो। और इस परिस्थिति में करनाल का युद्ध, कोई भी एक बच्चा भी चला आता मध्य एशिया से, बच्चा 10-20 घुड़सवार लेके चला आया होता, बहुत मारता इनको। भैया हमको महमूद गजनी ने लूट लिया भैया। हम भैया सीधे शरीफ लोग, तुम सीधे हो?